हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नारायण एजुकेयर एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं वीनू सर आप सबके लिए हिंदी की ज़बरदस्त क्लास लेके आया हूँ और इस हिंदी की क्लास में हम सभी हिंदी भाषा के विषय में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो कि हमें अ के अज्ञानी यानी हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा है? अ है। और अंतिम वर्ण क्या है? ज्ञ है। अंतिम वर्ण क्या है? ज्ञ है। और यह देख लेते हैं हम, हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो आपको अज्ञानी से ज्ञानी की ओर ले जाती है। अज्ञानी से ज्ञानी की ओर ले जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि यही एक ऐसी भाषा है आपको अज्ञानी से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं हिंदी भाषा के ऊपर। उससे पहले सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि भाषा क्या है, भाषा क्या होती है। जैसा कि आप सभी लोग तो जानते हैं कि हिंदी भाषा है। भाषा है क्या, उसके विषय में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। हम देखते हैं ये भाषा शब्द आया कहाँ से। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे ये भाषा शब्द आया कहाँ से। यह भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। यह भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है वाणी की अभिव्यक्ति। क्या? वाणी की अभिव्यक्ति। वाणी की अभिव्यक्ति। इसके बाद हम देखते हैं ये वाणी की अभिव्यक्ति में क्या? अपने भावों तथा विचारों का। किसका? अपने भावों तथा विचारों का। वाणी की अभिव्यक्ति में हम अभिव्यक्त क्या करते हैं? अपने भावों तथा विचारों को। इसके बाद हम देख लेते हैं, अगर भाषा को सरल भाषा में या भाषा की परिभाषा दें तो उसमें हम कह सकते हैं क्या कि भाषा एक माध्यम के रूप में है। भाषा क्या है? एक माध्यम के रूप में है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो हम कहीं न कहीं किसी माध्यम या साधन का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो हम बाई बस, बाई ट्रेन या बाई बाइक, है ना, यानी बस द्वारा, ट्रेन द्वारा या बाइक द्वारा किसी भी तरीके से जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें साधन का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं भाषा एक साधन है। किसका साधन है? विचारों का। विचारों तथा भावों के आदान प्रदान का एक साधन है। यानी अगर स्पष्टतः हम भाषा की परिभाषा कहें तो यह कह सकते हैं वह माध्यम जो विचारों का आदान प्रदान करे वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यानी विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कह सकते हैं। अब भाषा तो हम समझ गए, अब इसके लिए हमें यह भी समझना होगा कि सर आप तो कह रहे हैं भाषा विचारों का आदान प्रदान का एक माध्यम है। तो माध्यम तो है ही, क्योंकि हम बोलकर अपने विचार को आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे विचार को आप सुने तो आप समझ गए हमारा भाव क्या है या हमारा विचार क्या है। तो यह क्या कहलाई? भाषा कहलाई। ठीक इसी तरीके से हम देख लेते हैं भाषा के हमें कितने रूप मिलते हैं? 3 रूप मिलते हैं। भाषा के 3 रूप मिलते हैं। कौन कौन से? जिसमें पहला आती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। और दूसरा आती है लिखित भाषा। दूसरी है लिखित भाषा। और तीसरा स्वरूप आती है आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। हम यह ध्यान देते हैं, भाषा तो हम समझ गए, अब भाषा के ये जो 3 रूप हैं इनको भी हम समझ लेते हैं। 3 रूप में सबसे पहले आता है क्या कि मौखिक भाषा वह भाषा जो ध्वनियों के माध्यम से अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। यानी ध्वनियों के माध्यम से जब हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा, यानी ध्वनि के माध्यम से। अच्छा, इसके बाद एक बात और आती है, कहेंगे सर मान लीजिए जो व्यक्ति हमसे दूर है, हमारी ध्वनियाँ या आवाज़ उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो क्या मेरा भाव या विचार वहां तक पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है। उसके लिए लिखित भाषा को अपनाया गया। कहने का मतलब लिखित भाषा को इसलिए अपना गया क्योंकि हमने जो कुछ बोला, अपने विचार बोले, जैसे हम आपके समक्ष हैं, आप हमारी बात को सुन रहे हैं,
हमारी ध्वनियाँ आप तक पहुँच रही हैं तो आप हमारे विचार को सुनकर समझ रहे हैं। तो यह तो हुई मौखिक भाषा। और पता चला जो हमसे काफ़ी दूर है, जहाँ तक हमारी ध्वनियाँ नहीं पहुँच सकती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन्हीं ध्वनियों को कुछ निश्चित चिन्हों के माध्यम से हम लिख कर प्रदर्शित करके वहाँ तक पहुँचाते हैं। ठीक जैसे पहले होता था, लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता रहते थे तो अपने विचारों और भावों को एक कोरे कागज पर संजोकर यानी लिखित भाषा में लिखकर लोग पहुंचाते थे चिट्ठी और तार के माध्यम से। तो कुछ लोग कहेंगे सर वो कैसे हुआ, चिट्ठी और तार में क्या करते हैं हम लिखित रूप में अपने विचार या भाव ही तो लिखते हैं, वहां तक पहुंचा कि हाँ ये ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो ये क्या है, ये अपने विचार वहां तक पहुंचा, फिर वो अपना विचार भी लिखकर लिखित रूप में भेज देते थे। तो हमने देख लिया जहां तक हमारी ध्वनियाँ पहुंचे या ध्वनियों के माध्यम से जब विचारों का आदान प्रदान हो तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। अब लिखित रूप से जब विचारों का आदान प्रदान हो तो वो कैसा स्वरूप कहलाती है भाषा का, लिखित भाषा। और तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। कुछ लोग कहते हैं सर ये भाषा नहीं होती। अब भाई भाषा की परिभाषा ही हम बताएं आप लोगों को कि जहां पर विचारों का आदान प्रदान हो वही माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब यहाँ पे भी सांकेतिक भाषा कहने का मतलब कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति आती है कि हम बोलना उचित नहीं समझते, तो इशारों के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं। कभी जैसे आप हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ आपको बोलकर हम कुछ न संबोधित करें, सिर्फ संकेत के माध्यम से हम अपने विचार पहुंचाएं। तो मान लीजिए हम ऐसे ऐसे इशारा किए, आप समझ गए कि हाँ हमको बुलाया जा रहा है, तो आप यहाँ से हमारा विचार गया आप तक, आप समझ गए मेरे सारे विचार को, तो यह विचार तो मेरा आप समझ गए जब, तो यह भाषा कैसी भाषा कहलाई, सांकेतिक भाषा। कभी कभी ये होता है किसी को भेजना होता है तो हम बस इशारा कर देते हैं इस तरीके से, तो अगला व्यक्ति समझ जाता है मेरे विचार को कि वो हमको भेजना चाहता है। इसलिए देखिए भैया ध्यान से कीजिएगा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग क्या करिएगा, सभी जगहों पर नहीं, यहाँ ही नहीं मार्केट में कर दें, कहीं भी बवाल कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम चलते हैं छोड़ते हैं फिलहाल पीछे। आप मुझे लगता है, आशा करते हैं कि ये तीनों भाषा का रूप आप समझ गए होंगे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अगर आप कहते हैं तो एक बार फिर से परिचर्चा कर लेते हैं। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो ध्वनियों के माध्यम से पहुँचाया जाए अपने विचार, लिखित भाषा जब लिख कर प्रकट किया जाए, सांकेतिक भाषा जब संकेतों के माध्यम से किया जाए। इसीलिए एक लेख मिलता है भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत मुस्कात और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। यानी राधा और श्री कृष्ण जी सारी बातें इन आंखों के इशारों में कर दे रहे हैं। तो वो तो भैया हुआ ना यही सांकेतिक भाषा का ही रूप। अब तो कहेंगे आप भाषा कि हाँ सांकेतिक भाषा भी एक भाषा है, सिर्फ यही दोनों नहीं। अब यहाँ तक मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे कि भाषा के तीनों स्वरूप क्या क्या हैं। इसके बाद चलते हैं जो मुख्य हम लोगों का टॉपिक है क्या, कि भाई हिंदी भाषा। हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा में अगर हम चलते हैं तो सर्वप्रथम हिंदी शब्द पे चर्चा हम कर लेते हैं। हिंदी शब्द पे चर्चा जब हम करते हैं तो हम देखते हैं ये किस तरीके से लिखा गया और यह शब्द कहाँ से आया। तो हिंदी शब्द जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए। आप सोच रहे होंगे सर जी ये शब्द तो हिंदी है, हिंदी भाषा भी है, ये फारसी भाषा कहाँ से आ गई। ठीक उसी प्रकार से जैसे बच्चा कोई पैदा हो तो क्या वो खुद नाम रखता है अपना, स्वयं अपना नाम तो रखता नहीं, कहीं ना कहीं घर के बड़े बुजुर्ग, ज्ञानी व्यक्ति, पंडित जी, किसी को भी बुलाया जाता है नामकरण के लिए, क्योंकि 16 संस्कारों में से ये भी एक संस्कार है नामकरण संस्कार। तो हिंदी भाषा का नाम कौन सी भाषा से के शब्दों द्वारा रखा गया, फारसी भाषा के। कैसे, पहले क्या था इसका थोड़ा सा हम इतिहास देख लेते हैं। हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी सभ्यता, सिंधु सभ्यता कही जाती है, सिंधु सभ्यता कही जाती है। तो यह सिंधु सभ्यता का समय काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब यह इतनी पुरानी और प्राचीन सभ्यता थी हमारी। अब ईसा पूर्व का मतलब समझ भी गए होंगे, कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं इसको 1700 ईसा पूर्व तक ही माना जाता है। तो वो कुछ भी हो, हमें तो अभी देखना है हमारी हिंदी भाषा यानी हिंदी भाषा का नाम कैसे हिंदी पड़ा। तो सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता, यह ऐसे पड़ा
ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले आवागमन के साधन के लिए लोग नाव और नाविकाओं का प्रयोग करते थे, तो जल मार्ग से होते हुए जब फारस के लोग, फारस जो आज का ईरान देश है, यह भी ध्यान रखिए, फारस जो आज का ईरान के नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए हम देखते हैं जब वो लोग जल मार्ग से होते हुए सिंधु नदी में होते हुए आए तो उन्होंने उस नदी का नाम भी सिंधु रखा। इसके बाद जब नदियों के किनारे वो देखे तो एक सभ्यता विकसित मिली, क्योंकि उस सभ्यता का विकास नदियों ही के किनारे ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जीवन जीने के लिए सबसे प्रमुख वस्तु होती है या प्रमुख चीज होती है जल। और पहले तो ये नहीं था कि हैंडपंप थे या सबमर्सिबल थी, नदियों से ही लोग जल लेते थे, पीते थे और उनका प्रयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता जब विकसित मिली तो उन्होंने इस सिंधु सभ्यता का नाम ही उस समय सभ्यता का रख दिया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जिसे कहीं कहीं अंग्रेजी में इंडस कल्चर भी कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका नाम सिंधु सभ्यता तो उन्होंने रख लिया, फिर सिंधु से कैसे हिंदी बना। एक यही बात होती है, अगर हम सिंधु शब्द को सिर्फ देखते हैं, सिर्फ सिंधु शब्द को देखते हैं तो एक इसमें होता है कि इसमें फारसी भाषा में हमेशा स को ह बोलते हैं और ध को द बोलते हैं। फारसी भाषा में स को ह बोलते हैं और ध को द बोलते हैं। इस प्रकार से यदि हम स के स्थान पर हर लिख दें और ध के स्थान पर क्या लिख दें? द लिख दें। अब यह क्या हो गई? सीधे सीधे हिंदू हो गई, हिंदू हो गई। अब इसके बाद उन्होंने इस हिंदू वहाँ के रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा? हिंदू कहा। और हिंदुओं की बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाई? हिंदी कहलाई। बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाई? हिंदी कहलाई। अब यहाँ से तो ये इसका रूप हम देख लिए, हिंदी का नामकरण कैसे हुआ। इसके बाद हिंदी के विकास का इतिहास अगर हम देखते हैं तो हिंदी के विकास के इतिहास में आता है आपका सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का नाम। किस भाषा का नाम? संस्कृत भाषा का नाम। क्योंकि आप भी जानते हैं, यह कहा भी जाता है संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। जननी अर्थात माता, यानी सारी भाषाएं उसी भाषा से विकसित हुई। तो उसके लिए हम देखते हैं उसका सबसे पहले संस्कृत भाषा, प्राचीन काल में संस्कृत भाषा भी बाद में हम देखते हैं तो दो रूपों में बट गई, दो रूपों में बट गई। एक आपका कहा गया वैदिक संस्कृत और दूसरा कहा गया लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह संस्कृत भाषा कहलाई जिसमें वेदों की रचना हुई, और लौकिक संस्कृत जो बाद में बाकी सारे महाकाव्य पुराण ये सब रचित किए गए, ये सब आए लौकिक भाषा में। इसके बाद इसका स्वरूप बदला, कुछ समय पश्चात स्वरूप जब बदला तो पाली बदली, पाली भाषा, जिसमें सभी कौन से धर्म ग्रंथ लिखे गए? आपके बौद्ध धर्म ग्रंथ। पाली भाषा में सभी बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए। फिर कुछ समय पश्चात, समय बदला, काफी समय पश्चात इसका रूप बदला प्राकृत में, इसका रूप बदला प्राकृत भाषा में। तो प्राकृत भाषा में सभी जैन ग्रंथ लिखे गए, सभी जैन ग्रंथ लिखे गए। फिर इसके बाद इसका रूप बदला तो आया अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। यानी जो अब की मानक हिंदी है अपभ्रंश का ही एक भाग है, अपभ्रंश का ही एक भाग है। कौन? हिंदी भाषा। इसीलिए समय काल अगर पूरा देखेंगे तो लगभग 500 साल का अंतराल रहा। और हिंदी भाषा का कहते हैं मानक हिंदी भाषा का समय, यानी मानक हिंदी का समय कब माना जाता है? 1100 ईस्वी माना जाता है। मानक हिंदी का समय 1100 ईस्वी माना जाता है। यह तो हो गई चर्चा किसकी? इसके विकास के इतिहास की। फिर आगे हम चलते हैं तो इसके विकास के इतिहास के बाद थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं, भाई ये हमारी क्या है? राजभाषा है। कैसे है, कहाँ से है, कहाँ से इसका ये राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? तो हमारे संविधान में भी हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है, हमारे संविधान में भी हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है। वो कहाँ मिलता है? संविधान के, यानी हमारे संविधान के भाग 17 में, भाग 17 में अनुच्छेद संख्या
343 से अनुच्छेद संख्या 343 से 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है। 343 से 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है। भाग 17 में ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। तथा हमारे भारत में 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है, जिनको उन 22 भाषाओं को हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कहाँ? 8वीं अनुसूची में उन 22 भाषाओं को रखा गया। फिर इसके बाद प्रश्न यह आता है कि सर संविधान में इसको तो अंगीकृत किया गया, लेकिन कब किया गया? क्योंकि अनुच्छेद संख्या 343 से 351 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारी राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। हमारी राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो लिपि के भी विषय में अभी हम चर्चा कर लेते हैं। हमारी राजभाषा कौन सी हिंदी होगी? कब? क्योंकि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर सन 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया, जिसलिए प्रत्येक वर्ष हम सभी 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं। यह याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं, एक और प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस। तो वो हम 10 जनवरी को, यानी 10 जनवरी 1975 को विश्व स्तर पर हिंदी भाषा का एक सम्मेलन हुआ। इसीलिए 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे। इसका संवैधानिक इतिहास भी, यानी संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद संख्या 343 से 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है, तथा बाकी अन्य 22 राष्ट्रभाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया, तथा 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तथा 10 जनवरी 1975 को क्या हुआ था? एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, 1975 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। इसके बाद मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर जी अभी लिपि के बारे में कुछ नहीं बताएं। लिपि के बारे में कुछ नहीं बताएं, तो लिपि के बारे में हम बता दें आपको। हिंदी की लिपि कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि अन्य भाषाओं की भी लिपि है, जैसे संस्कृत, मराठी, नेपाली, हिंदी, इन सारी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी ही है। अब लिपि क्या होती है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। लिपि हम कह सकते हैं कि जो वर्ड यानी ध्वनियां हम बोल रहे हैं, क्या कहीं दिख रही हैं? कहीं नहीं दिख रही हैं। हम बोले और वो आकाश में समा गई। तो हम क्या करते हैं उसके लिए? इन ध्वनियों को कुछ निश्चित चिन्हों के माध्यम से हम लिख लेते हैं। जैसे हमारे मुख से निकला ध्वनि क, तो उसके लिए एक निश्चित चिन्ह बनाया गया। एक निश्चित चिन्ह बनाया गया कि यह चिन्ह कहीं भी आए, कहीं भी लिखित रूप में आए, तो हमारे मुख से ध्वनि क्या निकलेगी? क ही निकलेगी। क ही निकलेगी। इसका मतलब आप समझ गए। हम कह सकते हैं ध्वनियों को जिन निश्चित चिन्हों के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं, वही प्रदर्शन करना ही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे। और लिपि हमारी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं, जिनकी विशेषताओं में से पहली विशेषता हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि सदैव बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, तथा इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का विधान है। अब कहेंगे ध्वनि क्या? जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि है, और उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। यानी ये दुनिया के किसी भी कोने में आए क ही उच्चारित होगा। कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जिनमें किसी के साथ अलग आया तो वो अलग ध्वनि के रूप में उच्चारित होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब लिपि के आगे बात चलती है, तो आगे का जो क्लास होगा वो भी ज़बरदस्त होगा। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।